कुत्ता और हड्डी। एक भूखे कुत्ते को गांव के एक कसाई ने दया कर हड्डी का एक टुकड़ा दे दिया। कुत्ते ने हड्डी का वह टुकड़ा मुंह में दबाया और खुशी खुशी एकांत तलाशने चल पड़ा। एकांत में वह आराम से तृप्त होने तक हड्डी को चूसकर उसका स्वाद लेना चाहता था। रास्ते में एक नदी पड़ी। कुत्ता जब नदी के किनारे से गुजरा तो उसकी दृष्टि नदी के पानी पर दिखाई दे रही अपनी ही परछाई पर पड़ी। मूर्ख कुत्ते ने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता वहां मौजूद है जो उसे घूर रहा है। अपनी परछाई में उसे अपने मुंह में दबी हड्डी दिखाई दी और वह मूर्खतावश सोचने लगा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी है। वह लालच से भर उठा और उस हड्डी को हथियाने अपना दिमाग लड़ाने लगा। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान था। उसके सोचा कि दूसरे कुत्ते को मैं भौंककर डरा दूंगा और हड्डी छीन लूंगा। अगर ये भौंकने से नहीं डरा तो लड़ाई में तो मैं इसे हरा ही दूंगा। उसके बाद वह नदी में दिख रही अपनी ही परछाई पर भौंकने लगा, जिससे उसके मुंह में दबी हड्डी पानी में गिर गई। कुत्ते के देखा कि दूसरे कुत्ते के मुंह में भी अब हड्डी नहीं थी। कुत्ते को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वह मुंह लटकाकर वहां से चला गया। लालच ने उससे वह भी छीन लिया जो उसके पास था। सीख: लालच बुरी बला है। रानी और बौना। एक बार एक किसान था जो कहता था, मेरी बेटी भूसे से सोना बना सकती है। राजा ने ये सुना तो उसने लड़की को भूसे से सोना बनाने को कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बौना लड़की की मदद करने वहां आया। उसने सोना तो बना दिया परंतु बदले में उसका हार ले लिया। राजा ने लड़की को और भूसा दे दिया। इस बार बौने ने सोने के बदले उससे उसका पहला बच्चा मांगा। लड़की के द्वारा भूसे से सोना बनाने से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लड़की से विवाह कर लिया। 1 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ। बौना बच्चे को लेने आया तो रानी ने बच्चे को देने से मना कर दिया। तब बौने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया। बौना घर जाकर गाना गाने लगा। गाने में उसने अपना नाम बता दिया। इसलिए जब बौने ने अपना नाम पूछा तो रानी ने झट से उसका नाम बता दिया। बौना वहां से चला गया। बौना फिर दोबारा कभी लड़की से नहीं मिला। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर ले तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दी तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं, उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है,
हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबर कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखी पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरे, यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोल, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। सीखा, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। नन्हा सिपाही। एक छोटे से गांव में अंशु नाम का 10 साल का लड़का रहता था। अंशु बहुत होशियार था और देशभक्ति से भरा हुआ था। वह अपने दादाजी से आजादी के किस्से सुनता और सोचता, काश मैं भी देश के लिए कुछ कर पाता। एक दिन गांव में खबर आई कि सीमा पर हमारे सैनिकों को ठंड में गर्म कपड़ों की जरूरत है। गांव के लोग मदद के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। अंशु ने अपनी पसंदीदा ऊनी टोपी, जो माँ ने अपने हाथों से बनाई थी, निकाल ली और कहा, ये मेरी तरफ से हमारे जवानों के लिए। वे हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। लोग अंशु की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए। जल्द ही पूरा गांव और भी ज्यादा मदद के लिए आगे आया। सैनिकों को जब वो टोपी और अन्य सामान मिले, तो उन्होंने पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। अंशु को महसूस हुआ कि देश की सेवा सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से भी की जा सकती है। सीख, देशभक्ति का मतलब है अपने देश और देशवासियों की मदद करना, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हों। हीरा और वक्त। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे खेतों में खेलना और ताजी सब्जियां खाना बहुत पसंद था। एक दिन वह खेत में गया और देखा कि एक बड़ा सा खीरा उससे बातें करने लगा। खीरे ने कहा, आरव, क्या तुम जानते हो कि मैं कब सबसे स्वादिष्ट होता हूँ? आरव ने हंसते हुए कहा, जब तुम बड़े और हरे हो जाओ। खीरा बोला, सही, लेकिन अगर मुझे सही समय पर तोड़ा जाए तो मैं मीठा और रसदार होता हूँ। अगर देर कर दी तो मैं सख्त और बेस्वाद हो जाता हूँ। आरव को समझा गया कि जैसे खीरे को सही समय पर तोड़ना जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में सही समय पर काम करना भी जरूरी है। उस दिन से उसने होमवर्क, खेल और मदद सब कुछ समय पर करना शुरू कर दिया। सीख, सही समय पर किया गया काम ही सबसे अच्छा फल देता है।